जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ के गोले गिर रहे थे। फजा में चलती तेज सर्द हवा सनसन कर रही थी। पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके थे। बर्फ की चादर ने सारे जंगल को घेर लिया था। अगले दिन सभी पक्षी एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे जमा होते हैं। न्यूज़ में आया है कि इस बार ठंड पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ेगी। इस बार तो घोंसलों में सर्दियां गुजारना मुश्किल होगा। हाँ मैना, इस बार हमें मजबूत लकड़ियों के घर ही बनाने होंगे, तभी हम सर्दियां आराम से गुजार सकते हैं। हाँ हाँ, हम अभी से कोशिश करेंगे तो जल्द ही घर बना लेंगे, क्योंकि आगे जाकर तो ठंड और भी बढ़ जाएगी। गौरी, कालू कौवा कहाँ है? हमने उसे कल बताया भी था कि सब पक्षी यहाँ जमा होंगे। कालू ने मुझे कहा है कि तुम अकेली ही चली जाओ, जो बात भी हो मुझे भी आकर बता देना। तुम्हारा पति तो बहुत आलसी है, वो तो हमेशा मेहनत से दूर भागता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अभी तक अपने घोंसले में आराम से सोया होगा। और एक हमें देखो, हमेशा आने वाले समय की चिंता करते हैं। अच्छा बस बस, अब ज्यादा मेरे पति के बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। देखना, हम दोनों ऐसा घर बनाएंगे तुम सब देखते ही रह जाओगे। ऐसे कहकर गौरी कवि वहाँ से उड़ जाती है। घर बनाएगा, और वो भी कौवा। उसे सोने से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे। अच्छा तोते भैया, अब ये बातें छोड़ दो, चलो अब हम सब लकड़ियाँ लेने जाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हमें मजबूत लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, और हमें साथ साथ अपना भोजन भी ढूंढना होगा। अगर अभी से दाना इकट्ठा कर लिया तो बाद में मुश्किल नहीं होगी। बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। चलो दोस्तों, लकड़ियाँ लेने जाते हैं और बाद में भोजन ढूंढेंगे। उठो आलसी पति, अब उठ भी जाओ। तुम यहाँ आराम से सोए रहते हो और वहाँ सब पक्षियों से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। कालू कौवा एक लंबी सी जमाई लेता है और अपनी एक आंख खोलकर देखता है। अब क्या हो गया गौरी, इतने गुस्से में क्यों हो? सारे पक्षी अपने मजबूत घर बनाने लगे हैं, तुम भी उठो, जल्दी से मुझे घर बना कर दो। मैं सर्दियाँ इस कच्चे से घोंसले में नहीं गुजार सकती। अब इतनी भी जल्दी क्या है, बना लूंगा घर। बुलबुल और तोता तुम्हें सही आलसी और निकम्मा कहते हैं। क्या? वो मोटी बुलबुल और मोटी चोंच वाला तोता मेरी पीठ पीछे मुझे ऐसा कहते हैं? अब तो घर बनाना ही पड़ेगा। अच्छा गौरी, मैं जाता हूँ और देखता हूँ घर बनाना कहाँ से शुरू करूँ। दूसरी तरफ सभी पक्षी अपने अपने घरों से अपने अपने कुल्हाड़े उठाते हैं और कबूतर के पीछे पीछे उड़ते हैं। कबूतर सभी पक्षियों को बड़े पहाड़ों के पास ले जाता है। वहाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ थे। दोस्तों, ये पेड़ मजबूत हैं, इनसे घर बनाएंगे तो ना ही सर्दी की कोई चिंता होगी और ना ही तेज तूफान और बारिश की। दोस्तों, जल्दी पंख चलाओ, रात होने से पहले पहले हम सबको घर बनाना है। रात को ठंड और भी बढ़ जाएगी, फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। सब पक्षी अपना अपना कुल्हाड़ा चलाते हैं और लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ पर बैठकर उन सबको देख रहा था। न जाने इन पक्षियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। हम अपने लिए बड़े बड़े घर बनाएंगे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेहनत भी ना करना पड़े और घर भी बन जाए। कालू कौवा ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। दूसरे पक्षी अपने अपने हिस्से की लकड़ियाँ काट लेते हैं और उन्हें उठाकर अपने अपने पेड़ों की तरफ ले जाते हैं। पक्षी बड़ी मेहनत के साथ लकड़ियाँ जोड़कर घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आंख खुल जाती है। मैं तो फिर से सो गया। अब अगर ऐसे ही वापस गौरी के पास गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ, एक आइडिया आया। क्यों ना मैं जमीन के नीचे ही एक बड़ा सा गड्ढा खोद लूं। मैं और गौरी आराम से जमीन के नीचे रह लेंगे। सर्दी की कोई चिंता ही नहीं होगी। बर्फ भी पड़ेगी तो ऊपर ही ऊपर गिरेगी, जमीन के नीचे थोड़ी कुछ आएगा। कालू कौवा ऐसे सोचकर अपने दोस्त बुरे के पास जाता है और उसे ट्रैक्टर लेकर वापस अपने जंगल आता है और ट्रैक्टर में बैठकर एक बड़ा सा गड्ढा जमीन में खोदता है और जमीन के नीचे एक सुरंग बना लेता है। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कवि को लेकर वहाँ आता है। ये लो गौरी, हमारा नया घर। क्या अब हम जमीन के नीचे रहेंगे? हाँ, ना ठंड की चिंता ना ही बर्फ की। आराम से सर्दियाँ यहाँ गुजारेंगे। गौरी भी
कालू कौवे की बातों में आकर उस गड्ढे में चली जाती है और ऊपर से उस गड्ढे को पत्तों से ढांप लेते हैं। बाकी पक्षी भी अपना अपना घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद वो सब दाना ढूंढने जाते हैं। दाना भी उन्हें मिल जाता है। अब ना तो उन्हें घर बनाने की चिंता थी और ना ही दाने की। आधी रात हो जाती है। आज रात तो जंगल में बहुत तेज हवा चलती है और हवा के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बारिश और भी तेज हो जाती है। बारिश का पानी कौवों के गड्ढे के अंदर जाना शुरू हो जाता है। पानी पानी, ये कहाँ से आ रहा है? कालू कौवा सोया हुआ था। गीला होने के कारण वो भी उठकर बैठ जाता है। गौरी, लगता है बारिश हो रही है, जल्दी बाहर निकलो वरना ये गड्ढा सारा पानी से भर जाएगा। कालू कौवा और गौरी कौवी बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे से बाहर आते हैं। तेज बारिश के कारण वो गड्ढा सारा पानी से भर जाता है। ठंड से ठठरते हुए वो दोनों एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। निकम्मे कालू, इसलिए कहा था कि पक्का घर बना लो। अब कहाँ गुजारेंगे हम रात? अब मुझे क्या पता था कि बर्फ की जगह बारिश आ जाएगी। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रही तो ठंड से मर जाऊंगी। रानू चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बारिश देख रही थी। वो कालू और गौरी को बारिश में बैठा देख लेती है। वो दोनों को आवाज लगाती है, कालू भैया, गौरी बहन, जल्दी यहाँ मेरे घर आ जाओ। कालू और गौरी जल्दी से उड़ते हैं और रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया उन दोनों को गरम बिस्तर देती है और खाने के लिए दाना देती है। कालू भैया और गौरी बहन, अगर आप भी समय पर अपना घर बना लेते तो आज आप दोनों को ठंड में कांपना ना पड़ता। कालू भैया, एक बार मेहनत कर लेने से हम घर बना लें तो सारा जीवन आराम से गुजार सकते हैं। हाँ रानू बहन, तुम ठीक कह रही हो। जब बारिश खत्म होगी तो मैं अपना घर बना लूँगा। 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। जब बारिश रुकती है तो रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी की घर बनाने में मदद करती है और वो दोनों भी बाकी पक्षियों की तरह अपना घर बना लेते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही थी। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सहमी हुई अपने घर में बैठी थी। उनके तूफान के कारण उसका घर जोर जोर से हिल रहा था। जगह जगह से घर में सुराख हो गए थे जहाँ से पानी टपक रहा था। सारा घोंसला और घर पानी से भर रहा था। एक तेज हवा का झोंका आता है और घर और भी जोर से हिलना शुरू हो जाता है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, हमारा घर, अब हम क्या करेंगे? बच्चों, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो कि अब किसी भी समय टूट सकता है। हवा और भी तेज चलना शुरू हो गई है। चलो जल्दी करो। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जैसे ही कुकू घर से बाहर निकलता है, घर जोर से हिलता है, पेड़ उखड़ता है और घर भी पेड़ के साथ ही जमीन पर आ गिरता है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया के पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगी हैं। कुकू, कुकू बेटा, आप कहाँ हो? जल्दी बताओ मुझे, आप कहाँ हो? कुकू, आप ठीक हो ना? फिर मम्मा चिड़िया को घर के दरवाजे के नीचे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा सुकून होता है, क्योंकि वो आवाज कुकू की थी। मम्मा, मुझे बाहर निकालो, मैं इस दरवाजे के नीचे हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। एक तरफ से गुड़िया और दूसरी तरफ से मम्मा चिड़िया दरवाजे को ऊपर उठाती हैं। कुकू दरवाजे के नीचे से निकल जाता है, लेकिन उसका पंख घायल हो गया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा है। मेरे बच्चे, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ ना कर पाती। मम्मा, कोई मत, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि मम्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बारिश बहुत तेज थी। बारिश का पानी कुकू, गुड़िया और मम्मा चिड़िया के चेहरों पर टपक टपक गिर रहा था। मम्मा, हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ जाएंगे? मम्मा चिड़िया कुछ देर सोचती है। चलो बच्चों, हम तोते अंकल के घर जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मम्मा चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है और गुड़िया को भी अपने पंख में छुपा लेती है और तोते के घर की तरफ जाती है और वहाँ पहुंचकर घर के दरवाजे पर दस्तक देती है।
दोनों तोता और तोती सोए हुए थे। हरियाली तोती दरवाजे की दस्तक सुनकर उठती है। पति जी उठिए, कोई आया है। इस समय पता नहीं कौन आ गया होगा। मैं सुराख में से देखता हूँ, ना जाने कौन आ गया है इस समय हमारी नींद खराब करने। तोता दरवाजे के सुराख में से देखता है। बाहर रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों को लिए खड़ी थी। तोता वापस आता है। कौन है पति जी? रानो बहन आई है, लगता है उसका घर टूट गया है, हमारे पास मदद के लिए आई होगी। हमारा तो खुद का घर कमजोर है, इतना बोझ तो हमारा घर भी नहीं उठा सकता। अगर हम उसे अपने घर में ले आए तो हमारा घर भी टूट जाएगा। हाँ हरियाली, कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। दोनों वापस अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। तोते भैया दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो। रानो दरवाजे पर कई बार दस्तक देती है, लेकिन तोते दरवाजा नहीं खोलते। फिर रानो चिड़िया भारी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। मम्मा, तोते अंकल ने तो हमारी मदद नहीं की, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, मैं कबूतर अंकल के घर की तरफ जा रही हूँ, वो तो हमारी मदद जरूर करें। रानो चिड़िया कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाज़ा खोलता है। क्या बात है रानो बहन? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया है, बारिश बहुत तेज है, मेरे बच्चे तो इस ठंडी बारिश में बीमार हो जाएंगे, मुझे अपने घर आने दे। रानो बहन, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ मैं और लूसी रह सकते हैं। आप और आपके बच्चों का रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपने लिए कोई और घर ढूंढ ले। रानो चिड़िया कबूतर को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। एक अंधेरी रात और ऊपर से तेज बारिश। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे, लेकिन एक रानो चिड़िया ही थी जो अकेली अपने बच्चों को लेकर आशियाना ढूंढ रही थी। रानो चिड़िया की नजर दूर एक पेड़ पर बने घर पर जाती। रानो चिड़िया एक नई आशा लेकर उस घर की तरफ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है क्या इस घर में? कोई है? कोई मेरी मदद करे। कालू, देखना कौन कमबख्त आ गया है इस समय मेरी नींद खराब करने। बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी। मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। जी, आप कौन? कौवे भाई, मैं रानो चिड़िया हूँ, हमारा घर टूट गया है, आप हमें आज की रात अपने घर में आश्रय दे दें। कालू कौवा हंसता है। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमने कौन सा बेसहारा पक्षियों की मदद करने का ठेका उठा रखा है। प्लीज कौवे भैया, मेरी मदद करें, मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में गोरी कौवे भी घर से बाहर आती है। ठीक है, तुम्हें हम एक शर्त पर अपने घर रखेंगे। तुम हर रोज हमारे लिए भोजन लाया करोगी, तुम हमें भोजन दोगी और हम तुम्हें बदले में रहने की जगह देंगे। ठीक है, मैं ला दिया करूँगी भोजन आप दोनों को। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवों के घर चली जाती है। अगले दिन गोरी कौवी सुबह सवेरे ही चिड़िया से कहती है, चल बे चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ हमें दाना ला कर दो। कौवी बहन, क्या आपके पास कोई और घोंसला नहीं है? एक हम तुम्हें अपने घर में रखें और ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें पूरी करें। चुपचाप वहाँ कोने में बैठी रहो, अगर ज्यादा चूं चूं की तो घर से बाहर निकाल देंगे। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और भोजन की खोज में चली जाती है। बारिश में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। रानो चिड़िया काफी देर तक उड़ती रहती है। काफी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ चने के दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया चने के दाने लेकर वापस कौवों के घर जाती है। दोनों कौवा और कौवी जल्दी से सारा दाना खा जाते हैं। कौवी बहन, इसमें मेरे बच्चों का हिस्सा भी था, आपने तो सारा दाना ही खा लिया। सुन छोटी चिड़िया, अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे सामने ये चोंच हिलाने की जरूरत नहीं है, वरना धक्के दे देकर बाहर निकाल देंगे। काम काम कर मर जाओगी तुम और तुम्हारे बच्चे भी। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से कालू और गोरी के लिए भोजन ढूंढने जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो चिड़िया गोरी और कालू के लिए दाना ढूंढ लेती है। रानो चिड़िया दाना ढूंढकर वापस आ रही थी कि उसे एक कांटेदार पेड़ के नीचे एक मीठा फल दिखता है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पंख पेड़ के नीचे बढ़ाती है। एक तो कांटे रानो चिड़िया के पंख पर चुभ जाते हैं और खून निकलने लगता है,
लेकिन रानू चिड़िया वो फल बाहर निकाल लेती है। ये फल जब मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। रानू चिड़िया वापस जा रही थी तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी फाख्ता नढाल बैठी दिखाई देती है। रानू चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, आप इस तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, मैं रास्ता भूल गई हूँ। माँ जी, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। ये ले, आप ये फल खा लें। इस फल को खाने से आपको थोड़ी शक्ति मिलेगी और फिर बाद में मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊँगी। बूढ़ी फाख्ता जैसे ही वो फल खाती है तो एक तेज़ रोशनी निकलती है और वो बूढ़ी फाख्ता एक परी में बदल जाती है। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नन्ही चिड़िया, मुझे परी वाला रूप वापस करने के लिए। आप परी हो? हाँ चिड़िया, मुझे एक चुड़ैल ने बूढ़ी फाख्ता में बदल दिया था और जब तक कोई पक्षी खुद से मेरी मदद ना करता मैं कभी भी वापस परी नहीं बन सकती थी। इस जंगल में और भी कई पक्षी थे लेकिन वो सब बहुत लालची थे, लेकिन आप एक साफ मन की चिड़िया हो जिसने अपने बच्चों का फल मुझे खिलाया। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको आपकी परी वाला जीवन वापस मिल गया। अब मैं चलती हूँ वरना वो कौवे मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या आपके पास अपना घर नहीं है? नहीं परी, हमारा घर टूट गया है। चिड़िया, आपने मेरी मदद की। अब मैं भी आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। एक तेज़ रोशनी निकलती है और उस पेड़ के ऊपर एक फूलों का घर बन जाता है। वो घर तो दिखने में ही बहुत सुंदर था। चिड़िया, ये घर आपका है। इस घर में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आप इस घर के अंदर एक फूल को तोड़ें और जिस भी खाने की चीज़ का नाम लेंगी वो फूल उस खाने की चीज़ में बदल जाएगा। जाएं और अपने बच्चों को अपने घर में ले आएं। रानू चिड़िया परी को धन्यवाद कहती है और अपने बच्चों को लेने चली जाती है। कमज़ोर चिड़िया, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है और तुम इतनी देर लगाकर क्यों आई हो? ये लो गोरी बहन, आपका आज का दाना। और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें एक नया आशियाना मिल गया है। जाओ, निकल जाओ फिर यहाँ से। वापस मत आना अब हमारे घर, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस फूलों के घर में आ जाती है। वो घर तो अंदर से भी उतना ही सुंदर था जितना बाहर से। रानू चिड़िया अपने बच्चों को परी की सारी बात बताती है। माँ और बच्चों का जो भी खाने का मन करता वो एक फूल को बोलते और वो फूल उस खाने की चीज़ में बदल जाता। इस तरह वो सब मज़े से अपना जीवन फूलों के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और साथ साथ गाना गा रहा था। मैं हूँ सुंदर कौवा, मैं हूँ प्यारा कौवा, कालू कौवा नाम है मेरा, पक्षियों को ठगना काम है मेरा, ला 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 ला। कालू कौवा गाना गाते गाते झरने पर पहुंच जाता है। वो झरने के पानी में अपना अक्स देखता है और फिर खुद की तारीफें शुरू कर देता है। हाय, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मेरी कितनी प्यारी चोंच है, कितना सुंदर मैं काला कलोटा कौवा। जिस कौवे का भी मुझसे ब्याह होगा कि तो किस्मत का सितारा ही चमक उठेगा, उसे तो इतना सुंदर कौवा मुफ्त में मिल जाएगा। गौरी कौवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं झरने पर जा रही हूँ, वापस आते हुए मैं दाना लेकर आऊंगी। गौरी बेटी, किसी आवारा कौवे से बात मत करना। आजकल के कौवे बड़े चालाक हैं, अपनी झूठी बातों में फंसा लेते हैं जवान कौवियों को।
माँ, तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। तुम्हारी बेटी कोई इतनी सीधी नहीं है कि कोई भी आवारा कौवा उसे अपनी बातों में फंसा सके। ऐसे कहते हुए गौरी कवि अपने घर से निकलती है और झरने की तरफ जाती है। कालू कौवा जैसे ही दूर से एक कवि को आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपने सर पर कैप और आंखों के ऊपर लाल चश्मे लगा लेता है। गौरी कवि झरने पर आकर बैठ जाती है। मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कोई सुंदर कवि नहीं दिखी। लेकिन अब मुझे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कवि दिखी गई है, जो मेरी आंखों के सामने है। गौरी कवि कालू की बातें सुनती है और जल्दी से बोलती है, आपकी आंखों के सामने तो इस समय मैं हूँ। कालू कौवा अपनी ऐनक नीचे करता है और गौरी कवि को आंख मारता है और पूछता है, जी जी सुंदर कवि, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। गौरी कवि ये बात सुनकर शर्मा जाती है। सच में आप जैसी सुंदर कवि मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ छुपी थी आप इतने सालों से? मैं यही रहती हूँ। इस झरने से थोड़ा दूर 2 बरगद के पेड़ छोड़कर मेरा घर है। और आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई एक घर हो तो बताऊं। जब मैं शहर वाले जंगल जाता हूँ, वहाँ मेरे 2-3 महल हैं, और यहाँ गांव वाले जंगल में भी मेरे 2-3 घर हैं। कारोबार ही इतना बड़ा है मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना चश्मा फिर से आंखों के ऊपर कर लेता है। गौरी तो ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? कहाँ, मैं तो आप जैसी सुंदर कवि की तलाश में हूँ। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर गौरी कवि कहती है, अच्छा कव्य जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। मेरे होते हुए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है। मेरा तो जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है आज। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बता दिया करना, मैं ला कर दूंगा आपको। आप यहीं रुके, मैं अभी जाकर लाता हूँ जलेबियाँ। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहां से उड़ता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है कालू भैया, क्या दरवाजा तोड़ोगे? रानो चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अब अगर उसे भूखे पेट वापस भेजूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। कालू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, उनसे मैंने खुद सब्जी लेकर आनी है। रानो मेरी बहन, मेरी इज्जत रख लो, आज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रुको मैं लाती हूँ पैसे। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और अलमारी से पैसे निकालती और वापस बाहर जाती है। ये लो कवे, जाओ जाकर अब अपनी बहन की भूख मिटाओ। धन्यवाद रानो बहन, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया से पैसे लेकर सीधा जलेबियों की दुकान पर जाता है, जलेबियाँ लेता है और जलेबियाँ लेकर झरने पर जाता है। मैं आ गया। ये लो सुंदर कवि, जितनी तुम्हारी बातें मीठी उतनी ही ये जलेबियाँ मीठी। गौरी कवि शर्माती है और कालू कौवे को धन्यवाद कहकर वो जलेबियाँ लेती है। कल भी यहाँ ही आ जाना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। गौरी कवि अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। ला 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 ला, मैं कौवा, मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, ला 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 ला। अगले दिन गौरी कवि फिर से झरने पर जाती है। कालू कौवा तो पहले ही झरने पर आया बैठा था। कालू जी, आज मेरा समोसे खाने को मन कर रहा है, क्या आप मुझे समोसे खिला सकते हैं? लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जो भी कहोगी वही ला कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम यही रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उड़ता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो मेरी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कालू भैया, अभी कल ही तो मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं, पहले वो पैसे तो वापस कर दो। तुम ऐसे करो, एक रजिस्टर में सारे उधार लिख लो, मैं इकट्ठे वापस कर दूंगा तुम्हें। नहीं है मेरे पास पैसे, जो पैसे थे मैं उनसे सब्जी ले आई हूँ। झूठ मत बोलो,
आज तुम मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। देख लूंगा मैं तुम्हें। मेरी बात ना मानने का अंजाम भी तुम भुगतोगी। है, ये तो वही बात हुई। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझसे पैसे ले रहे हो और मुझे ही डरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा कबूतर के खेत में जाता है। वहाँ कबूतर खेत में काम कर रहा था। कबूतर, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ है कालू, कुछ बताओ तो। पता नहीं क्यों सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। दवा के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी दवा 100 रुपए में आ जाएगी। जाओ, तुम ऐसा करो, लूसी से घर जाकर पैसे ले लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।